नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज के ऊपर कि डायबिटीज क्या होता है, इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपिडेमियोलॉजी अर्थात कि विश्व में और भारत में कितने लोग इस डायबिटीज के चपेट में आ चुके हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है, आज हम उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। साथ ही साथ इसके लक्षण क्या हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स जो है एक डायबिटीज के मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आज देखेंगे कि ये डायबिटीज कितने प्रकार का होता है और नेचुरोपैथी की अंडरस्टैंडिंग से हम देखेंगे कि डायबिटीज क्या है और किस तरह से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका हम मैनेजमेंट नेचुरोपैथी के थ्रू क्या कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि डायबिटीज क्या होता है। तो डायबिटीज के बारे में हम जो साइंटिफिक हमारे जो डिफिनेशन है या जो साइंटिफिक चर्चाएं होती हैं कि डायबिटीज को हम क्या बोलें, तो एक निर्धारित जो ब्लड लेवल होता है उससे जब ब्लड का शुगर बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि उस पेशेंट को डायबिटीज हो गया। और वो कहीं अचानक से बढ़ने का बात नहीं होता है। जब पेशेंट का जो ब्लड शुगर एक लंबे समय तक निर्धारित वैल्यू से जब ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उसको बोलते हैं कि एक डायबिटीज का पेशेंट है। जो निर्धारित वैल्यू है वो साइंटिस्टों ने हमारे डिसाइड कर रखा है कि जो अगर पेशेंट खाली पेट है, जिसको एफबीएस बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, वो निर्धारित कर रखा है कि 70 से लेकर के 110 मिलीमोल पर लीटर। अगर इतना ब्लड का ग्लूकोज है तो ये एक सामान्य लेवल में आता है। और वहीं खाने के बाद जो होता है ब्लड ग्लूकोज 110 से लेकर के 140 मिली मोल पर लीटर तक का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं कि ये सामान्य ब्लड ब्लड ग्लूकोज का लेवल है। इसके अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो है कि ब्लड का जो शुगर है वो हाई हो जाता है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज होता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो ब्लड का जो शुगर लेवल जो बढ़ा है, सामान्य भाषा में समझे तो जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, हम इसी को डायबिटीज का नाम देते हैं। ये हो सकता है कि बॉडी में इंसुलिन का कमी है, इसकी वजह से ब्लड का जो ग्लूकोज है वो बढ़ा हो, या फिर हो सकता है कि इंसुलिन तो बॉडी में है, हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहा है, लेकिन हमारा जो सेल्स है, हमारा जो बॉडी का सेल्स है वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है, ब्लड का ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा और वो ब्लड में बना रह रहा है, जिसके कारण से हमें डायबिटीज देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जो डायबिटीज है इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है, यानी कि पूरे विश्व और भारत में कितने लोग जो है डायबिटीज की चपेट में आ चुके हैं। तो जो डायबिटीज है अकेले सिर्फ भारत में 69.1 मिलियन पीपल को प्रभावित कर चुका है, अर्थात लगभग लगभग 70 लाख लोग जो हैं वो डायबिटीज के चपेट में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं वो डायबिटीज से ग्रसित है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं या इंसुलिन पर है या वो प्री डायबिटिक है, ऐसा हमारे सर्वे में सामने आया है। एपिडेमियोलॉजी के बाद में अगर हम बात करें कि जो डायबिटीज के मुख्य कारण क्या है, तो जो सबसे मुख्य जो डायबिटीज के कारण निकल कर के आया है वो ये है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का अर्थ मतलब होता है कि हमारा खान पान समय पर नहीं है, हमारा सोना उठना समय पर नहीं है, हम अनायास जो हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं है हम उसके हिसाब से खान पान हमारा है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रात को देर नाइट तक डिनर कर रहे हैं, सुबह जो है कि लेट नाइट मतलब रात को देर रात तक सो रहे हैं और सुबह देर से उठ रहे हैं। ये सब जो है क्रियाकलाप जो है कहीं ना कहीं डायबिटीज को न्योता देती है। और ये डायबिटीज जो होता है बहुत धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर आता है। ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे 1 या 2 दिन में अदर बीमारियां जो एक्यूट बीमारियां होती हैं वैसे होती है, वैसे डायबिटीज नहीं होता है। ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये अपना ये स्थान बनाता है। तो डायबिटीज का जो मुख्य मैंने जिसे बताया कि कारणों में एक है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इसी के साथ मोटापा जो है वो डायबिटीज को होने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो एल्कोहल इंटेक करते हैं या सिगरेट का या अलग धूम्रपान का जो सेवन करते हैं वो भी डायबिटीज का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इन सबके साथ साथ पेशेंट का मेंटल हेल्थ जो है, अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में है या उसको एंजाइटी है या लंबे टाइम से वो किसी बात का स्ट्रेस में है, उसको एंजाइटी है या वो डिप्रेशन में, तो वो डायबिटीज को सीधा सीधा न्योता देते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो गट फ्लोरा से अफेक्टेड होता है। गट ब्रेन एक्सिस होता है हमारे बॉडी के अंदर। अगर हमारा ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है तो हमारे गट में दिखता है, और गट का प्रॉब्लम होता है तो वो ब्रेन में दिखता है। इसी को बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें गट फ्लोरा भी होता है,
जिसके अंदर हमारे बॉडी के गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, अर्थात आंतों में हमारे अच्छे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। इनका होना बहुत आवश्यक है, वो हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, इंडोटॉक्सिन को कंज्यूम करते हैं, और जो हमारे इंटरनल आंतों में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके स्वेलिंग में या उनके इन्फ्लामेशन को रोकने में वो मदद करते हैं। इसके अलावा जो हमारे डायबिटीज का मुख्य कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी मैंने बताया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। उसके बाद डिस्टर्ब्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब है, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब है, जैसे कि सर्केडियन रिदम वो रिदम होता है जिससे हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन, एक लीवर का अपना टाइम होता है, लंग्स का अपना टाइम होता है, इंटेस्टाइन का अपना टाइम होता है, स्टमक का अपना टाइम होता है, किडनी का अपना टाइम होता है, जिस टाइम पर वो प्रॉपर से फंक्शन करते हैं। अगर हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं, हम उसको टाइम पर उसको रेस्ट नहीं देते हैं, उसको जो रिक्वायरमेंट है हम उसका उसके हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। उसके डिस्टर्ब से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनल डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, जो कि हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को डैमेज करता है। और जो डायबिटीज है वो भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण ये हमारे सामने आने को देखने को पड़ता है। तो इस कॉजेज के बाद हम अगर बात करें कि हमारा जो डायबिटीज है वो कितने प्रकार का होता है, तो जब हम बात करते हैं कितने प्रकार का डायबिटीज होता है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है हमने पाया है कि जो मुख्यतः कारण जो होते हैं डायबिटीज के, मतलब मुख्य जो टाइप होते हैं डायबिटीज के, वो मेनतः जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमको डायबिटीज होता है या किसी को वो डायबिटीज से प्रभावित होता है। जो पैनक्रियाज है वो कई कारणों से होता है कि वो अपना इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है कि हम हैवी डोज का दवाइयाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता। कई बार क्या ऐसा होता है कि जेनेटिक मेकअप ऐसा हो जाता है कि इंसुलिन का जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर सेक्रेशन नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है कि पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, जो सेल्स हैं पैनक्रियाज के, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस जिसको बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। उस इन्फ्लामेशन के कारण जो होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, वो भी एक टाइप 1 डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को एक्सीडेंटली जो है पैनक्रियाज के अंदर चोट आ जाता है या वो डैमेज हो जाता है, तो होता है कि वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर पाता है। ऐसे पेशेंटों को इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोला जाता है। अगला जो हमारा डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का तो प्रॉपर हमारे पैनक्रियाज से सेक्रेशन हो रहा है, लेकिन ये जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो हर सेल्स होता है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और उस रिसेप्टर के मदद से ही इंसुलिन जो हमारा होता है एक्चुअली क्या करता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको जो है इंसुलिन क्या करता है कि लॉक एंड की मैकेनिज्म से उनको ओपन करता है कि वो ग्लूकोज का इंटेक करे। और जब वो ग्लूकोज का इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, हमारे सेल्स ओके रहते हैं, और हमारे जो बॉडी का ग्लूकोज है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर अगर हमारे सेल कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, हमारा जिस जिस शेप में सेल होना चाहिए उस शेप में सेल नहीं रहता है, तो उसका जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनका भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से लॉक एंड की मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता, और जो इंसुलिन है वो अपने संभावित रिसेप्टर को पहचान नहीं पाता, और उस रिसेप्टर को न पहचानने के कारण जो है इंसुलिन जो ग्लूकोज सेल के द्वारा इंटेक होना था उनका रास्ता बना नहीं पाता, जिसकी वजह से सेल जो है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते और ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है। ये होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल लेवल जो 70 से 110 मिलीमोल पर लीटर होता है उससे बढ़ करके आता है, 200 हो जाता है, 250 हो जाता है, 350 तक भी चला जाता है खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर जो है। इसके अलावा एक अलग तरह का डायबिटीज होता है जिसको बोलते हैं कि गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो होता है कि पेशेंट मदर जो होता है उसको ब्लड का ग्लूकोज का ज़्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि उसको बेबी का भी फीडिंग करना रहता है, बेबी को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना रहता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करना रहता है, तो वो एक फिजियोलॉजिकल चेंज है।
वो एक 9 मंथ के बाद क्या होता है कि सामान्य लेडीज में क्या होता है कि 9th मंथ 10th मंथ के बाद जो ब्लड ग्लूकोज है वो वापस से अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गेस्टेशन पीरियड के बाद भी उस टाइम तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, पर डिलीवरी होने के बाद भी देखते हैं कि लेडीज का ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज हो गया। ये भी एक तरह का टाइप 2 डायबिटीज ही माना जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि अब डायबिटीज के जो है लक्षण क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं कि एक पेशेंट जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। तो डायबिटीज के जो 3 मुख्य लक्षण होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। पहले हम बात करेंगे कि पॉलीफेजिया क्या होता है। पॉलीफेजिया को हम सामान्य भाषा में जाने तो इसका मतलब होता है कि बार-बार भूख लगना। अब डायबिटीज के पेशेंट के जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो ऑलरेडी बढ़ा रहता है, पर फिर भी उसको ऐसा लगता है कि बार-बार उसको भूख लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके ब्लड का तो ग्लूकोज बढ़ा है, पर जो उसका सेल्स है वो बॉडी के अंदर जो है उसका जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। उसको यूटिलाइज ना कर पाने के कारण जो है सेल एक तरह से हंगर में वो भूखा है। इसलिए उसको बार बार वो हमारे हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है कि उस सेल जो है भूखा है, और उस भूखे होने के कारण जो है पेशेंट जो है बार बार खाना खाता है। वो बार बार खाना खाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेस्ट होकर के जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में जाता है, पर सेल को वो मिल नहीं पाता। इसीलिए पेशेंट को जो है ये पॉलीफेजिया का सिम्टम जो है उसको देखने का मिलता है। अगला जो सिम्टम होता है पॉलीडिप्सिया। जैसे ही ब्लड लेवल जो है ग्लूकोज का बढ़ता है, पेशेंट को बार बार प्यास लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है उसका एक ऑप्टिमम पीएच होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और ऑप्टिमम फ्लूइड लेवल होता है। जब कहीं पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो ब्लड का कहीं ना कहीं जब बढ़ जाता है शुगर की वजह से, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए बॉडी को क्या होता है, ज़्यादा फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको डाइल्यूट करने के लिए पेशेंट को बार बार जो है कि प्यास का अनुभव होता है और वो बार बार पानी पीता है। जाहिर सी बात है, जब वो बार बार पानी पिएगा तो उसको बार बार यूरिन के पास करने के लिए भी जाना पड़ता है। इसी के साथ जो होता है अगला सिम्टम जो आता है वो होता है पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है कि हमारी किडनी जो है ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ा हुआ है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बार बार पेशेंट को ऐसा अनुभूति कराते हैं कि वो यूरिन पास करने के लिए जाए, जिसकी वजह से क्या होता है उसको बार बार यूरिन यूरिन पास करना पड़ता है और पॉलीयूरिया का सिम्टम जो है पेशेंट में देखने को मिलता है। इन 3 के अलावा भी पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट कहीं ना कहीं डायबिटीज के चपेट में है या डायबिटीज के चपेट में वो आने वाला है। जिसमें मुख्य कारण एक होता है कि पेशेंट को हाथ पैरों में जलन स्टार्ट हो जाता है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर्व्स होते हैं उनको जो ब्लड का ग्लूकोज जो लेवल बढ़ा हुआ है जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से एक अजीब सा पैरों में सेंसेशन होता है, उनको जलन का महसूस होता है। तो पैर के तलवों में, हाथ के हथेलियों में वो जलन जो है वो महसूस कर सकता है। फिर वो उसको एक जैसे कि वो उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगता है। इसके साथ ही आई का इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो जाता है, आंखों के सामने उसको धुंधलापन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसको चक्कर आता है, पेशेंट जो होता है उसको चक्कर आता है, वो खड़ा होता है तो उसको चक्कर आता है, उसको समझ में नहीं आता है कि बीपी नॉर्मल है फिर भी उसको चक्कर आ रहा है। शुगर के पेशेंट को ऐसा ये देखने को मिलता है। बात करें हम इसके डायग्नोसिस की कि हम डायबिटीज के मरीज को कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसमें जो हम अगर टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, तो टाइप 1 डायबिटीज के लिए जो होता है कि इंसुलिन फास्टिंग हम टेस्ट कराते हैं। इसका बिना खाना खाए हम बोलते हैं इसका फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट किया करें। इससे पता लगा पाते हैं कि वो उसका पैनक्रियाज जो है कि इंसुलिन का प्रॉपर सेक्रेशन कर पा रहा है कि नहीं। या फिर अगला जो टेस्ट होता है टाइप 1 डायबिटीज के लिए होता है सी पेप्टाइड टेस्ट। इन दोनों टेस्टों के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है। इसके अलावा अगर टाइप 2 की डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज के जांच की बात करें तो HbA1c जो होता है वो अच्छा जांच माना जाता है टाइप 2 डायबिटीज के चेकअप के लिए, जो कि 90 डेज यानी कि 3 महीने का ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसका एवरेज निकाल के बताता है, जो अप टू 5.7 अब या अप टू कहें कि 5.9 तक जो होता है, जिसका वैल्यू होता है नॉर्मल होता है। तो 6 तक जाते जाते क्या होता है कि वो प्री डायबिटिक हो जाता है। 6 से ऊपर डायबिटीज हो का पेशेंट हम बोलते हैं कि अच्छा खासा इसको अब डायबिटीज होने लगे। उसके बाद से उसको डाइट चेंज करना या फिर उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करना, या अगर शिफ्टिंग करना है उसको मेडिसिन पर तो शिफ्ट करने का उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं HbA1c के बाद। इसके अलावा पेशेंट का हम FBS और PPS भी ब्लड शुगर जो खाने से पहले और खाने के बाद हम चेक कराते हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है।
इनके साथ-साथ ही एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर डायबिटीज़ जो है वो क्या है? किस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो डायबिटीज़ है किन कारणों से होता है। तो जो डायबिटीज़ है उसका कोई एक कारण नहीं, हम ये नहीं बोल सकते कि इस कारण से इनको डायबिटीज़ हो गया। ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, जिसमें मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं, जिसमें स्ट्रेस भी काम करता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, ओबेसिटी, है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम करते हैं, तब जाकर के कहीं न कहीं ये डायबिटीज़ को अ, एक तरह से बॉडी में कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो गया। तो जो नेचुरोपैथिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लीकी गट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, जो हमारे आते हैं, उनमें जंक्शंस होते हैं, यानी कि जो आंतों के जो सेल्स हैं वो एक सेल दूसरे सेल से जुड़े रहते हैं, जिनको बोलते हैं एथरिंग जंक्शन होते हैं, लूज जंक्शन होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं। वो जंक्शन ऐसे काम करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे अंदर डाइजेशन होता है आंतों के अंदर, जो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है या जो एसिमिलेशन होता है, उसमें जो होता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी से होता है। जो हमको चाहिए वही हमारे आंतों के द्वारा ब्लड के अंदर जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर लीकी गट सिंड्रोम स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हमारे जंक्शन से उनसे जो हमारे अनवांटेड मैटर्स हैं, वो भी क्या होते हैं कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा, एसिमिलेशन के द्वारा ब्लड में जाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे वो ब्लड में जाते हैं, वो एंटी टॉक्सिन की तरह काम करते हैं, इंडोटॉक्सिन की तरह काम करते हैं। और जो इंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो पैनक्रियाज को, लीवर सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही जो दो मुख्य ऑर्गन हैं जो हम डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को डायबिटीज होगा और किसको नहीं होगा। पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन को सिक्रेट करके जो एक्स्ट्रा ब्लड का ग्लूकोज है इसको स्टोर कराता है लीवर के अंदर और लार्ज मसल से सेल्स है उनके अंदर, और जो लीवर है वो उसको स्टोर करता है। अगर ये दो ऑर्गन हेल्दी है तो डायबिटीज कभी नहीं होगा। अगर ये दोनों ऑर्गन वीक है या कहीं ना कहीं डैमेज है तो ये डायबिटीज को न्योता देता है। तो लीकी गट सिंड्रोम में यही होता है, जब भी हमारा गट फ्लोरा डैमेज होता है, जो हमारे आंतों के गुड बैक्टीरिया होते हैं वो डैमेज होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, तो जो इंडोटॉक्सिन्स है इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इनका कंजप्शन नहीं हो पाता। और ये हमारे जो इंटेस्टाइन के वाइटल ऑर्गन्स है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। और उस इन्फ्लामेशन के कारण ग्लूकोज का प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, पैनक्रियाज प्रॉपर काम नहीं कर पाता है ना? उसकी वजह से हमें मिलता है कि ये डायबिटीज हुआ। ये मेन कॉन्सेप्ट था लीकी गट सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को टाइप 2 में मुख्यतः डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज होता है। जो लीकी गट सिंड्रोम है इसका जो कारण होता है वो अलग अलग कारण होते हैं। हो सकता है कि डायबिटीज हो सकता है कि उसका स्ट्रेस हो, स्ट्रेस की वजह से ही जो होता है गट फ्लोरा डैमेज होता है, गट फ्लोरा डैमेज की वजह से लीकी गट सिंड्रोम का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने निकल करके आता है। इसके बाद जो हमारे हम जैसा कि जानते हैं हमारे नेचुरोपैथी का जो प्रिंसिपल्स है, लोअर वाइटैलिटी इज द मेन कॉज ऑफ द डिजीज। अगर वाइटैलिटी कम हो गया किसी भी कारण से तो डायबिटीज को सीधा न्योता देता है, चाहे वो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर के कारण हो जाए उसका वाइटैलिटी लो, या फिर उसके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से उसका वाइटैलिटी लो हो जाए, तो वो डायबिटीज के तो न्योता देता है, साथ में अदर बीमारियों को भी वो न्योता दे सकता है वाइटैलिटी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि जो नेचुरोपैथिक का अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी बीमारी का, वो यही होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर एंड द लोअर्ड वाइटैलिटी, ये जो दो होते हैं कि मुख्य कारण होते हैं हमारी पैथी में किसी भी बीमारी को होने में। जो डायबिटीज है वो पूर्णतः जो है कि एक लाइफ स्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज का अगर किसी को हो गया तो उसको बीपी का प्रॉब्लम जो है वो फ्री में उसके साथ आता है, एक के साथ एक मुफ्त बोलते हैं ना, वैसा ही डायबिटीज अगर हो गया तो बहुत ही जल्दी वो बीपी की चपेट में जाता है। अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की कि हम किस प्रकार से डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, तो जो डायबिटीज है इसका कन्वेंशनल जो मैनेजमेंट है, जो हमारे दवाइयाँ हैं मार्केट में, जो कन्वेंशनल मैनेजमेंट है डायबिटीज का, इसमें दो मुख्य दवा आते हैं। एक तो आता है कि मेटफॉर्मिन और एक होता है ग्लिमपेरिडिन। ये जो दोनों दवाएं हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो है ब्लड का ग्लूकोज है उसको ये कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में और स्टोर करते हैं इसको लीवर के अंदर या लार्ज मसल्स के अंदर। ये इसका जनरल मैकेनिज्म होता है, जिसको मोटी मोटे भाषा में समझे तो जो ब्लड का एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है वो ग्लूकोज को स्टोर कर देता है लीवर में और
लार्ज मसल्स में। इसके अलावा ग्लिम्पेरिडीन और मेटफॉर्मिन के अतिरिक्त जो होता है मार्केट में डोपागेंटेन नाम से भी मेडिसिन आता है, जो कि एक तरह से डाययूरेटिक का काम करता है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, उसको ये यूरिन के थ्रू जो होता है वो बाहर कर देता है और ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल कर देता है। तो ये 2-3 दवाएं जो होती है मुख्यतः ये ब्लड ग्लूकोज को लेवल को नॉर्मल करने में मदद करती है। इसके साथ ही जब पेशेंट को जो अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट है या टाइप 1 डायबिटीज है, तो उसको इंसुलिन भी हमको देना पड़ता है, जिससे कि उसका ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रहे। अगर हम बात करें कि हम नेचुरोपैथिक के वे से हम कैसे डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो डाइट जो है हमारे पैथी में जो डाइट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि हम किस प्रकार से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ही ये एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे हम अपना लाइफ स्टाइल सही कर देंगे, ये धीरे धीरे वापस से अपना सही हो जाएगा। तो जो कुछ मैं डाइट के नाम लूँगा जिनको आप घर पर भी अपना सकते हैं और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में कैसा रिजल्ट आने लगता है। अगर पेशेंट को डायबिटीज हो तो सुबह एक काम कर सकता है कि जो भिंडी होता है लेडीज फिंगर, उसको कट करके 2 भिंडी ले लिया, रात को 1 गिलास पानी में चॉप करके उसको डाल दिया और सुबह उस वाटर को अगर वो छान करके पीता है या भिंडी को बाहर करके उस सामान्य वाटर को पीता है, जो भिंडी वाटर है, तो वो नेचुरल इंसुलिन का काम करता है और ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड का जो ग्लूकोज बढ़ा है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड के अंदर, वो उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही हम सदियों से जानते हैं कि जो करेले का जूस है, जो करेले का सब्जी है, वो ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है उसको डाउन करता है या नॉर्मल करता है। इसके साथ ही जामुन जो होता है, या यूँ कहें कि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है, वो कहीं न कहीं डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। ब्लड का ग्लूकोज का जो ब्लड ग्लूकोज जो है उसके लेवल को बढ़ने नहीं देते, जिसमें हमारा एप्पल आता है, पपाया आता है, जामुन आता है, गुआवा आता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है। साथ ही साथ ये ग्लूकोज को तो बढ़ने नहीं देता और ये पोटेशियम को भी डाउन रखते हैं। हमारे जब हम डायबिटीज के पेशेंट को डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं और उनका डाइट डिसाइड करते हैं, उनका डाइट डिसाइड जब हम करते हैं, तो हमें ये खास ध्यान रखते हैं कि उसका हम जो भी फूड दे रहे हैं उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ हम ये देखें कि वो पोटेशियम रिच ना हो, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और डायबिटीज पेशेंट का जो किडनी होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे बनाना हो गया या मैंगो हो गया, इनमें होता है कि पोटेशियम बहुत हाई होता है। इसलिए हम बोलते हैं पेशेंट को कि बनाना और मैंगो भूल करके भी पेशेंट का जो है कि उनको डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा अगर वो प्री डायबिटिक है तो उसको टेंडर कोकोनट वाटर नहीं लेना चाहिए। अगर वो डायबिटीज़ है तो उसको वाटरमेलन नहीं लेना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं कि सीताफल नहीं लेना चाहिए। उसको जो मीठे फल हैं वो नहीं लेना चाहिए, अनार नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उसका ब्लड का ग्लूकोज, अंगूर नहीं लेना चाहिए जिससे कि उसका ब्लड का जो ग्लूकोज है वो ना बढ़े और साथ ही साथ उसका बॉडी का पोटेशियम जो है वो भी मेंटेन रहे। इसके साथ ही पैलियोलिथिक डाइट होता है, जिससे कि स्प्राउट्स होते हैं, नट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। इनमें जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और साथ ही साथ इनके अंदर डीएचए, ईपीए, है ना, इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डिकोसा हेक्सेनोइक एसिड और साथ ही साथ अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं कि ब्लड के ग्लूकोज को ब्लड के ग्लूकोज लेवल को अचानक से नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उनको धीरे धीरे जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसा इंक्रीज करते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट वैसा वो ब्लड के ग्लूकोज को लीवर या लार्ज सेल्स जहाँ पर ग्लूकोज इकट्ठा हुआ है उनको ब्लड में एक तरह से ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट कंज्यूम करे, सीड्स कंज्यूम करे, नट्स का कंज्यूम करे, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है कि उसको डायबिटीज में रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही हम पेशेंट को बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फाइबर रिच डाइट का उपयोग करें। जो फाइबर जो होते हैं, जो गुड फाइबर्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, जो रॉ वेजिटेबल्स हो गए, पालक हो गए, है ना, मूली हो गए, इन सब में क्या होता है कि फाइबर्स होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर
गुड बैक्टीरिया उनको एक तरह से भोजन का काम करते हैं, क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो हमसे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, हमारे एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होते। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो इनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता है और वो क्या काम करते हैं कि इसी के ऊपर जो है उनके लिए वो आश्रित रहते हैं उसके ऊपर, जो हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया, और उनके लिए ये भोजन का काम करता है। और साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो इंडोटॉक्सिन्स जमा है, वो इसको अपने साथ जो है मल के थ्रू बाहर कर देता है और आंतों को बिल्कुल साफ स्वस्थ रखता है, जिसकी वजह से लीकी गट सिंड्रोम का जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, खासकर पैनक्रियाज और लीवर, वो अच्छे से काम करते हैं और जो हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहता है और हम डायबिटीज़ के चपेट में नहीं आ पाते। इसके साथ ही पेशेंट को जो है कि जो है कि योगा, हम प्राणायाम ये सब करने का सजेशन देते हैं, जिसमें कि मंडूकासन बोलते हैं, पेशेंट को अवश्य करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि मंडूकासन करने से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं पेट के अंदर, उनका मसाज होता है। मसाज होने के कारण जो है कि उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो है इंडोटॉक्सिन्स है वहाँ से रिप्लेस होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज को स्टोर कर पाते हैं। इसके अलावा जो प्राणायाम है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में, क्योंकि अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो वो ब्लड शुगर का यूटिलाइजेशन करेगा और वो कहीं ना कहीं शुगर से बचा रहेगा। इसके साथ ही पेशेंट अगर वॉकिंग करता है या स्विमिंग करता है तो उसके सेल्स का मेटाबॉलिज्म या टिश्यू का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और वो प्रॉपर सेल का ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर पाता है और वो भी शुगर के चपेट से बहुत दूर रहता है। इसके अगर हम साथ ही अगर हम बात करें कि जो हमारे नेचुरोपैथी में क्या क्या हाइड्रोथेरेपी में या फिर अदर जो वे होता है हमारे नेचुरोपैथी में, किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। बात करें अगर हाइड्रोथेरेपी की, तो डायबिटीज के पेशेंट को हम जीएच पैक प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं। जीएच पैक को बोलते हैं हम गैस्ट्रोहेपेटिक पैक। इसमें क्या करता है कि पेशेंट के ऊपर हम गर्म वाटर की थैली जो होती है, रबर का होता है, उसके अंदर हम गर्म वाटर जो होता है जितना पेशेंट सह सकता है, पेट के ऊपर फ्रंट में हम, जहाँ पर लीवर है सेंटर में, पेट के सेंटर में हम उसको बांधते हैं और जो पीछे होता है हम ठंडा पानी को बांधते हैं और उसके ऊपर हम सूती कपड़े से लपेट देते हैं 25 से लेकर के 30 मिनट तक। इससे क्या होता है कि जितना भी पीछे का ब्लड है वो पूरा का पूरा जो है आंतों में आता है अंदर, और साथ ही लीवर और पेनक्रियाज में आता है, जहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो हम हॉट वाटर बैग फ्रंट पोर्शन पर पेट के लगाए हैं, उसकी वजह से भी आगे की तरफ जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उस ब्लड सर्कुलेशन की बढ़ने की वजह से जो है वहाँ का जो इंडोटॉक्सिन्स इकट्ठा हुआ है या जो जो वहाँ पर ग्लूकोज का जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पा रहा है यूँ कहें लीवर में, या पैनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से कर पाता है और जो है कि पेशेंट को डायबिटीज में रिलीफ मिलता है। इसके साथ जो होता है कि हॉट इमर्शन बाथ या स्टीम बाथ, ये दोनों जो होते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हॉट इमर्शन बाथ से क्या होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वो ग्लूकोज का ज़्यादा कंजप्शन करता है, तो जो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, जो ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वो क्या होता है कि हर कई हद तक क्या होता है वो सेल द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज जो है ठीक होता है और जो बॉडी है उसके उससे उसके बॉडी से एक्स्ट्रा फैट जो है वही बाहर आते हैं। स्टीम के केस में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी हम पेशेंट को सोना बाथ भी देते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है कि उसके परफ्यूज जो होता है कि स्वेटिंग होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अगर हम बात करें अगले ट्रीटमेंट की, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो उसको हम कुंजल प्रक्रिया कराते हैं। कुंजल से क्या होता है कि जो स्टमक है, अपर जीआईटी, उसका क्लेंजिंग होता है। उसके क्लेंजिंग के साथ ही क्या होता है कि आंतों में एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, रिवर्स गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे आंत हैं या फिर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही प्रॉपर इंसुलिन का सेक्रेशन होता है, या फिर यूँ कहें कि प्रॉपर ग्लूकोज का स्टोरेज हो पाता है हमारे लीवर के सेल्स में, हेपेटिक सेल्स में। इसलिए पेशेंट डायबिटीज के पेशेंट को हफ्ते में या 10 दिन में एक बार कुंजल अवश्य करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि उसका ब्लड ग्लूकोज बहुत डाउन ना हो।
इस बात का भी ध्यान रखने के लिए उसको समय-समय पर जो है कि अपना ब्लड ग्लूकोज़ चेक कराते रहना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मशीनें होती हैं ना, वो हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज़ लेवल है उसको ऊपर-नीचे दिखा देती है, वो करेक्ट नहीं दिखाती हैं। इसलिए आप बहुत कम पैसे लगते हैं, आप लैब में जा कर के आप अपना फास्टिंग या पोस्ट पार्डियल खाने के बाद का ब्लड ग्लूकोज़ लेवल चेक करा सकते हैं। इसके साथ ही अब अगर आपको कोई ऐसा डाउट रहता है कि डायबिटीज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।